जिस दिन मेरे पेरेंट्स का ब्रेकअप हुआ, मैं और मेरे भाई ने एक ही टाइम पर फैमिली मेंबर्स को चूज किया। मेरे छोटे भाई ने बिना सोचे समझे फादर को चुना, क्योंकि उन्होंने कंपनी खोली थी। और मेरे पास सिर्फ मदर को चुनने का रास्ता था, जिनके पास कोई जॉब नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक मंथ बाद ही फादर की कंपनी डूब जाएगी। छोटा भाई अपने फादर के साथ भागता रहा ताकि कर्ज से बच सके, लेकिन मैं अपनी मदर के पीछे चला गया, जिन्होंने एक अमीर फैमिली में दूसरी शादी कर ली थी और वहां अच्छा खाना पीना मिल रहा था। मेरी लाइफ इतनी कलरफुल देखकर छोटे भाई को जलन हुई। उसने एक स्पेस यॉट चलाई और मुझे टक्कर मार दी। जब मेरी आंखें फिर से खुली तो मेरा दोबारा जन्म हो गया था, उसी दिन जब पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था और भाई अलग हो रहे थे। मैं अभी भी यही कह रहा हूं, फैक्ट्री में फायदा नहीं हो रहा है। आप सिर्फ एक को ही पाल सकते हो। लिन ट्यान हर हफ्ते तुम्हारे साथ रहेगा। लिन हाओ मेरे साथ रहेगा। उसका शरीर मजबूत है तो वो मदद भी कर सकता है। लिन ग्वांग डोंग की आंखें यहां वहां होने लगी। अपने दो बेटों की तरफ देखने की हिम्मत मत करना लिन ग्वांग डोंग। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि आपकी फैक्ट्री टूटने वाली है। आप लिन हाओ को अपने मजे के लिए रखना चाहते हो और बीमार बच्चे को मुझे देना चाहते हो। मैं कह रही हूं ऐसा नहीं होगा। मुझे लिन हाओ चाहिए। लिन टैन तुम ले लो। पिछली लाइफ में भी यही हुआ था। पेरेंट्स एक दूसरे को मना कर रहे थे। उन्हें मैं नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ लिन हाउ चाहिए था, क्योंकि वो मीठी बातें करता था और उसका शरीर मजबूत था। और मुझे कचड़े की तरह मदर के पास भेज दिया गया। आह, रिजल्ट ये हुआ कि मेरे फादर ने फैक्ट्री टूटने का सारा पैसा गैम्बलिंग में उड़ा दिया, सब कुछ खो दिया। लेकिन मेरी मदर ने डिवोर्स के थोड़ा टाइम बाद ही शहर के मशहूर रियल एस्टेट वाले लिन जिन हुआ से शादी कर ली। अचानक एक आवाज ने सबकी बहस रोक दी। मुझे मम्मी के साथ जाना है, मुझे मत रोको। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाकर अपने पास बैठे भाई को देखा। उस वक्त मैं समझ गया, सिर्फ मेरा ही दोबारा जन्म नहीं हुआ है, लिन हाउ भी वापस आ गया है। लिन गोंग डोंग हैरान रह गया। क्या ये छोटा बेटा रोजाना उसके सबसे ज्यादा करीब नहीं था? लिन हाउ ने अपने फादर को नफरत से देखा, फिर अपना सिर झुकाया और जाओ माई की तरफ देखकर एक थकी हुई स्माइल दी। मम्मी, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। जाओ माई इस अचानक बात से हैरान रह गई। फिर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, तो फिर लिन ट्यान तुम्हारा हुआ। चलो मान लेते हैं, एक एक बच्चा दोनों के पास। फ्यूचर में कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। लिन ग्वांग डोंग बस मना ही करने वाला था। पापा, मैं और आप। लिन हाउ ये सुनकर बस हंसने ही वाला था। फाइनली सब बदल गया और उसने मुझसे झूठ मूठ कहा, मुझे बुरा मत मानना, मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं है और उन्हें देखभाल की जरूरत है। तुम हमारे भाई हो, तुम्हारा पापा के साथ जाना गलत है। मेरे पास बाद में पैसे आएंगे, मैं तुम्हें खाने के लिए रिवॉर्ड दूंगा। मैंने लिन हाउ का जीता हुआ चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक हल्की ठंडी चमक थी। पिछली लाइफ में तुमने इसी चेहरे के साथ मुझे मार दिया था। इस लाइफ में मैं तुम्हारी विश कैसे पूरी ना करूं? वो लिन जिन हुआ बाहर से एक बिजनेसमैन लगता है, लेकिन अंदर से वो मर्द से नफरत करने वाला एक अजीब दिमागी मरीज है। पिछली लाइफ में मैं मरते मरते बचा था, जब तक वो मर नहीं गया। इस लाइफ में तुम देखोगे कि तुम्हारी हड्डियां तुम्हारे मुंह की तरह सख्त है या नहीं। जरूरत नहीं है। जब छोटा भाई इतना ख्याल रखने वाला है तो मम्मी की सेवा अच्छे से करे। ओके, ओके, जल्दी साइन करो। लिन हाउ ने पेपर लिया, साइन किया और अपना नाम लिख दिया। फिर उसने लिन हाउ को उठाया और बाहर निकल गया। बेटा चलो, इस गंदे आदमी से दूर चले। लिन हाउ ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और एक अजीब सा मुंह बनाया। उसने बिना आवाज के अपने मुंह से कहा, सब भुगतेंगे। दरवाजा जोर से बंद हो गया। लिन ग्वांग डोंग ने अपने हाथ में पेपर देखा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुझ पर चिल्लाया, क्या देख रहे हो, पनहूती बच्चे? मेरी किस्मत ही खराब है, तुम्हारे जैसे बोझ के साथ रहना पड़ रहा है। आज रात कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पैसे बचाओ। फिर वो पीछे मुड़े बिना चला गया। मैंने अपने फादर की पीछे से देखा, जो सेलिब्रेट कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे पता है लिन ग्वांग डोंग कैसा आदमी है, मतलबी, दिखावा करने वाला और गैम्बलर। लेकिन लिन हाउ ने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन एक चीज छूट गई। लिन ग्वांग डोंग पिछली लाइफ में बैंकरप्ट जरूर हुआ था। वो सच में गरीब है। लेकिन उन बुरे दिनों में भले ही लिन ग्वांग डोंग ने लिन हाउ के साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन 5 साल बाद उसकी किस्मत अचानक चमक गई थी। नशे की हालत में वो रास्ते पर एक औरत की जान बचाई थी, जिसे हार्ट अटैक आया था। उस औरत का नाम सू किंग है, जो क्यूशू ग्रुप की फ्यूचर चेयरमैन है, एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन। लिन हाउ ने लिन ग्वांग डोंग का पीछा किया, लेकिन क्योंकि वो सू किंग को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी और बीमार थी, उसने सू किंग की बहुत इंसल्ट की। यहां तक कि उसने सू किंग की जान बचाने वाली दवाई चुराकर पैसे के लिए बेच दी ताकि गेम्स खेल सके।
रिजल्ट ये हुआ, सू किंग का दिल लिन फैमिली से उठ गया। आखिर में उसने सिर्फ लिन ग्वांगडोंग को थोड़े पैसे दिए और भगा दिया। इस लाइफ में फाइनली मेरे चेहरे पर एक असली स्माइल आई। सू किंग को सिर्फ एक जान बचाने वाले की जरूरत नहीं थी, उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे समझे और उसकी मदद करे, यहां तक कि उसका बिजनेस पार्टनर बने। वो जगह लिन हाउ नहीं ले सकता था, लेकिन मैं वहां जमकर बैठ सकता था। मेरे फादर और मैं वापस वहां गए। एक कमरे वाला छोटा घर, जमीन पर बियर की खाली बोतलें और खाने के डब्बे पड़े थे। कोने में पुराने अखबारों का ढेर था। हवा में गंदी बदबू थी। वो छोटा कोना तुम्हारा है, अपने आप साफ करो। लिन ग्वांगडोंग ने उस कोने की तरफ इशारा किया। यूटिलिटी रूम में एक बेड रखा, फिर लिविंग रूम में बैठकर फोन निकालकर कॉल करने लगा। सिर्फ एक बेटा, आज रात 3 लोग हैं, एक की कमी है। फोन रख दिया। लिन ग्वांगडोंग की आंखों का गुस्सा चला गया। इसकी जगह गैम्बलर्स वाली एक्साइटमेंट आ गई। उसने पूरे घर में ढूंढा और अपनी आखिरी सेविंग्स निकाली। तुम्हें बाहर निकलना होगा, बड़े बच्चों की चिंता नहीं करते। जब भूख लगे तो फ्रिज में नूडल्स है। और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं धीरे से हंसा। जाओ, जाओ और हारो। जब तक तुम सब कुछ नहीं हार जाओगे तुम बदलोगे कैसे? किस्मत का वो रास्ता जहां दुख कम करने के लिए शराब पीते हैं। मैंने घर साफ नहीं किया। इसकी जगह मैं लिविंग रूम में गया और उस दिन का अखबार उठाया। मेरी नजर अखबार के कोने में एक छोटी सी न्यूज पर पड़ी। क्यूशू टेक्नोलॉजी बंद होने वाली है। सू किंग, एक मजबूत औरत, मुश्किल में थी। बहुत से पार्टनर्स ने साथ छोड़ दिया था। मैंने दीवार की घड़ी देखी। शाम के 5:30 हो रहे थे। पिछली लाइफ की यादों के हिसाब से इस दिन की शाम को सू किंग कर्ज देने वालों से बच रही थी। वो शहर के वेस्ट साइड में अकेली जाएगी। लाओ वांग के बारबेक्यू स्टॉल पर थोड़ी शराब पिएगी। ये सोचकर मैं मुस्कुरा दिया। पापा, जब आपको गैम्बलिंग इतनी पसंद है तो बेटा आपको एक बड़ी गैम्बलिंग पर ले जाएगा। जल्द ही मैं शहर के वेस्ट में लाओ वांग बारबेक्यू पहुंच गया। मैं अंदर नहीं गया। इसकी जगह मैं स्ट्रीट के कोने में अंधेरे में खड़ा होकर चुपचाप देखने लगा। जल्द ही मैंने अपने फादर लिन ग्वांगडोंग को देखा। आज उनकी किस्मत बहुत खराब थी। शाम होने से पहले ही निकाल दिया गया था। उस वक्त वो बारबेक्यू स्टॉल की सबसे बाहर वाली टेबल पर बैठे थे। सस्ती बोतल, 2 स्नैक्स और पीनट्स की प्लेट लिए। सब उस पनहूती बच्चे की वजह से है। डिवोर्स होते ही पैसे डूबने लगे। इस वक्त एक काली मर्सिडीज बेंज चुपचाप रास्ते पर रुकी। दरवाजे खुले। एक औरत नीचे उतरी, एक कोने में गई और खाली टेबल पर बैठ गई। 10 लंबी स्कीवर्स और एक बियर बोतल। मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने सोचा मौका आ गया है। लेकिन आप डायरेक्ट जाकर रास्ता नहीं दे सकते। अभी सू किंग बहुत अलर्ट है। कोई भी जानबूझकर पास जाएगा तो उसे लगेगा कि कोई मतलब है। सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लिन ग्वांगडोंग खुद मुझसे टकरा जाए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मैं बहुत टेंशन में हूं। जल्दी से लिन ग्वांगडोंग की तरफ भागा। आप यहां क्यों है? घर का पानी का पाइप फट गया है। मेरे अचानक आने से लिन ग्वांगडोंग बहुत गुस्से में आ गया। अगर फटा है तो फटने दो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ओह! वो अचानक खड़ा हुआ, हाथ हिलाया और मुझे थप्पड़ मारा। मैं डर के मारे पीछे हटने का नाटक किया। ऐसा लगा जैसे मैं घबरा गया हूं। असल में मैंने एंगल पहले ही सोच लिया था। थप्पड़ नहीं लगा, लेकिन उसका पैर स्टूल से टकरा गया। वो पूरा इंसान पीछे की तरफ गिरने लगा और वो सीधे उससे जा टकराया जिसने अभी थामा हुआ था। सू किंग वाइन की बोतल लेकर आ रही थी। सू किंग को हटने का टाइम नहीं मिला और लिन ग्वांगडोंग उससे टकरा गया। सू किंग का पहले से कमजोर दिल इस धक्के से बैठ गया। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो अपने सीने को पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगी। तुम्हारी आंखें नहीं हैं, मेरी कमर। तुमने मेरी कमर तोड़ दी। पैसे नहीं है। आसपास के लोग जमा हो गए, इशारा करने लगे। सू किंग को उस वक्त सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ठंडा पसीना बारिश की तरह गिर रहा था। हाथ कांप रहे थे और वो अपने बैग से दवाई निकालना चाहती थी, लेकिन लिन ग्वांगडोंग ने उसके बेल्ट पर पैर रख दिया। तुम मरने का नाटक क्यों कर रही हो? वो ठीक नहीं थी। लिन ग्वांगडोंग ने पीछा नहीं छोड़ा। शराब के नशे में जब सू किंग बेहोश होने वाली थी और उम्मीद खो चुकी थी, मैंने अचानक शराब के नशे में धुत लिन ग्वांगडोंग को धक्का देकर दूर कर दिया। मुझे आपकी परवाह नहीं है। लिन ग्वांगडोंग हैरान रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मैं जल्दी से नीचे झुका, सू किंग का बैग उठाया, उसके साइड वाले पॉकेट से एक छोटी सफेद दवाई की बोतल निकाली, बड़े ध्यान से कुछ गोलियां निकाली, उसे खोला और सू किंग के मुंह में डाल दी। सू किंग की पीठ को दोनों हाथों से सहारा दिया। सब ठीक है। दवाई का असर तुरंत होने लगा। सू किंग ने अपनी धुंधली नजर से देखा, एक प्यारा और हिम्मत वाला चेहरा। उस वक्त आसपास की गालियां जैसे गायब हो गई थीं। सिर्फ उस लड़के के हाथ की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ मिनट्स बाद सो क्वीन की सांस जो रुकी हुई थी वो वापस आई। कौन है? हग। मिस्टर, ये शराबी मेरे डैड हैं। मैं आज का मेडिकल खर्चा आपको दे दूंगी।
लिंगोडोंग जो थोड़ा दूर था उसने ये सुना। वो लॉस वर्ड सुनते ही फिर से भागने वाला था, पर मैंने उसे रोक दिया। फिर सुक्विंग को हॉस्पिटल भेजा गया। सुक्विंग को होश में देखकर मैंने कहा, डॉक्टर ने बोला आपको कार्डियक सिनकोप और थकावट और हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था। फास्ट एक्टिंग हार्ट सेविंग पिल्स टाइम पे मिल गई, वरना शायद आप अभी आईसीयू में होती। उसकी पुरानी प्रोफेशनल हैबिट ने तुरंत उसे अलर्ट कर दिया। तुम्हारा डैड कहाँ है? पुलिस स्टेशन में नशा उतार रहे हैं। सुक्विंग हैरान रह गई। उसने कभी रिश्तेदारों में इतनी ईमानदारी नहीं देखी थी, और एक इतना शांत और ठंडा दिमाग वाला लड़का। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो बाहर आके तुम्हें मारेंगे? उन पे बहुत कर्जा है, अब मैं ही उनकी अकेली उम्मीद हूं, वो हिम्मत नहीं करेंगे। इसके मुकाबले मिस्टर सू, आपको अभी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। क्यूशू टेक्नोलॉजी के पैसे खत्म होने की प्रॉब्लम। जब आप बेहोश थीं, फोन 13 बार बजा था, सब लोग पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहे थे। उसकी आंखें तुरंत शार्प हो गईं। तुमने मेरा फोन देखा, तुम्हें किसने भेजा? मैंने अपने स्कूल बैग से एक स्क्रैच पेपर निकाला और सू क्विंग के सामने रखा। मेरा नाम लिन तिएन है, मुझे किसी ने नहीं भेजा। अगर आप मेरी बात सुनना चाहेंगी तो शायद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकूं। जो सप्लायर्स ने माल देना बंद कर दिया है उसकी जरूरत। सू क्विंग ने नीचे पेपर पर देखा। उसकी आंखें अचानक से कुड़ गईं। वो कोई मुश्किल बिजनेस मॉडल नहीं था पेपर पर, बल्कि एक सिंपल सप्लाई चेन लॉजिक डायग्राम था। पर कुछ खास जगहों पर ऐसे नाम लिखे थे जो उसने कभी नहीं सुने थे, या फिर ऐसे छोटे फैक्ट्रीज के नाम जिन्हें उसने इग्नोर कर दिया था। हेंगटी ग्रुप ने आपके कोर कंपोनेंट्स के रास्ते रोक दिए हैं। वो इन छोटे रास्तों को नहीं रोक सकते। जहां तक मुझे पता है, इन फैक्ट्रीज की टेक्नोलॉजी काफी टाइम पहले ही स्टैंडर्ड तक पहुंच गई थी। बस उनका कोई ब्रांड नेम नहीं था, इसलिए उन्हें दबा दिया गया। अगर आप अभी थोड़ा नीचे आकर उन्हें ऑर्डर्स देंगी और फ्यूचर शेयर का वादा करेंगी तो मैं उनसे बात कर लूंगा। ये मेरे जीनियस आइडियाज नहीं थे, बल्कि सू क्विंग ने ही अपनी पिछली लाइफ में बहुत बुरी हालत में 3 महीने लगाकर ये रास्ता निकाला था। मैं बस ये बना बनाया आंसर सू क्विंग के सामने रख रहा था, जिसने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू भी नहीं किया था। सू क्विंग जितना सुनती गई उतना डर गई। इस लड़के की सोच बहुत शांत है, आंखें बहुत तेज हैं। ये लड़का यहाँ का लगता ही नहीं है। एक गरीब स्टूडेंट जो स्लम में बड़ा हुआ हो, वो एक पुराने चालाक बिजनेसमैन जैसा लग रहा है जो बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है। तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या अपने बाप को जेल से कुछ दिन जल्दी निकालना? मैंने सिर हिलाया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक एडमिशन टिकट चाहिए। मैं खड़ा हुआ और ऊपर से इस फ्यूचर की सबसे अमीर औरत को देखा। मिस्टर सू, मैं क्यूशू टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हूं। मैं ये सोल्यूशन और अगले 4 साल का अपना पार्ट टाइम काम दे सकता हूं, उन ऑप्शंस के बदले जो आपकी कंपनी के लिए अभी रद्दी पेपर हैं, और थोड़ी सी आपकी सपोर्ट। एग्जाम्पल, मुझे अपने डैड के साथ इस गंदी जगह से मूव करने दें जो गैम्बलर्स से भरी है। ये एक बड़ा गैम्बल था। सू क्विंग की आंखों में इस लड़के की एम्बिशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा। इसने उसे बहुत टाइम बाद पहली बार सिक्योरिटी फील करवाई। सू क्विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कोई जादू हुआ हो। लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें पैदा होने पर पछताने पे मजबूर कर दूंगी। मैंने उसका ठंडा हाथ पकड़ा। हमारी पार्टनरशिप पर मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। उसी वक्त गेंटिंग मैनर विला इलाके में जाओ माई ने अपने पास खड़े लिन हाओ को धक्का दिया और कहा, जल्दी किसी को बुलाओ। एक आदमी धीरे से नीचे उतर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? वो 50 साल का एक आदमी था जिसने डार्क ग्रे घर के कपड़े पहने थे। वो देखने में एलिगेंट और इजी गोइंग लग रहा था। उसके हाथ में एक माला भी थी। ली जेनवार शहर का एक बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है। वो जाओ माई का नया पति। हेलो अंकल ली। ली जेनवार ने उसे नहीं देखा, बल्कि वो वाइन कैबिनेट तक गया और एक ग्लास रेड वाइन निकाली। जाओ माई, क्या यही तमीज और समझदार छोटा बेटा है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? हाँ, हाउजी बहुत कहना मानता है। वो उस घमंडी लड़के जैसा नहीं है, जाओ माई ने हंसते हुए कहा। उसने लिनहाओ को अपने सामने खींचा। अंकल ली के सामने सर झुकाओ। फ्यूचर में हम अंकल ली पर ही डिपेंड हैं खाने के लिए। लिनहाओ को अंदर से थोड़ा बुरा लग रहा था, पर जब उसने ये अमीरी देखी तो उसके पैर कमजोर हो गए और वो झुक गया। ली जेनवार हल्का सा बोला, जरूरत नहीं है, मुझे ये पुराने जमाने की चीजें पसंद नहीं, पर ली परिवार में आने के बाद तुम्हें ली परिवार के रूल्स मानने होंगे। वो घुमा। चश्मे के पीछे की उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। घर में चलने की आवाज 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे शोर पसंद नहीं। दूसरा, मुझे हर सुबह और शाम आधे घंटे के लिए इस हॉल में घुटनों के बल बैठना होगा, खुद को सुधारने के लिए। मेरी परमिशन के बिना बाहर जाना मना है, या ऐसे दोस्तों को लाना जिनका कोई लेवल ना हो। बाहर मेरा नाम लेने की परमिशन नहीं है। लिनहाओ हैरान रह गया। ये कैसा रूल है? हनी, अंकल ली? ली जेनवार की आवाज अचानक ठंडी हो गई। फादर, पापा कहो। लिनहाओ डर से कांप गया और जाओ माई की तरफ देखा। जाओ माई ने उसे इशारा किया। फादर। ली जेनवार खुशी से मुस्कुरा दिया। यह मेरे आदमी से कहो कि बेसमेंट से 82 ईयर ओल्ड लफीट की बोतल लाए और साथ में टेबल वेयर भी लाओ। जाओ माई का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसे कोई बहुत डरावनी चीज याद आ गई हो, पर फिर भी वो कांपते हुए गई। 10 मिनट बाद लिनहाओ ने अपने सामने रखे बर्तन देखे और वो एकदम सुन्न हो गया।
वो कोई चाकू या कांटा नहीं था, बल्कि एक पतला चांदी का हंटर था जो चमक रहा था। ली ज़ेनवार ने तमीज से वाइन पी। इस घर में अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो पहले कहना सीखना होगा। ये तुम्हें तमीज सिखाने के लिए है, समझे? लिन हाउ डरकर जाओ माई को देखा। जाओ माई ने नीचे देख लिया और अपने बेटे को नहीं देखा, बस धीरे से बोली, हाउजी कहना मानो। पिछली लाइफ में लिन हाउ ने सिर्फ मेरी बाहर की चमक देखी थी, पर उसे नहीं पता था कि मैं जो ब्रांडेड सूट्स पहनता हूं उसके नीचे हमेशा जख्म छुपे होते हैं। मुझे नहीं करना, लिन हाउ ने आखिर में मना कर दिया। वो घुमा और भागने वाला था। एक तेज आवाज आई। ली ज़ेनवार के हाथ का हंटर एक सांप की तरह गया। वो सीधा लिन हाउ के पैर पे लगा। लिन हाउ चिल्लाकर नीचे गिर गया। ली ज़ेनवार चलकर पास गया। उसने अपना चमड़े का जूता लिन हाउ के हाथ पर रखा और जोर से दबाया। इस घर में घुसे हो तो अब सिर्फ लाश बनकर ही बाहर निकल सकते हो। लिन हाउ दर्द से रोने लगा। उसने दिल ही दिल में बहुत गालियां दी। लिन तियेन, तुझे पहले से पता था ना? तूने जानबूझकर मुझे इस मुसीबत में डाला। और उसी वक्त स्लम के उस पुराने घर में मैं लिंगो डोंग को एक लेटर लिख रहा था। मैं चाहता था कि तुम गैम्बलिंग छोड़ दो। मेरे चेहरे पे स्माइल थी। बुरे लोगों के लिए बुरे लोग मिल ही जाते हैं। ये पहला सबक है। अपनी अमीर लाइफ एंजॉय करो। 3 दिन बाद जब लिंगो डोंग जेल से बाहर आया तो वो बहुत डरा हुआ था, पर उसने सोचा नहीं था कि उसे एक ब्लैक मर्सिडीज एस लेने आएगी। विंडो नीची हुई। मैं सीईओ सीट पर था। अंदर बैठो। फिर मैंने उसे एक डॉक्यूमेंट दिया, साइन करो। लिंगो डोंग ने उसे देखा। उसमें लिखा था, मैं लिंगो डोंग का कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी लेता हूं। अभी का कर्जा 20,000 रुपीज है। सिर्फ तभी जब तुम ये करोगे। लिंगो डोंग को अपना आईडी कार्ड और घर के पेपर्स देने होंगे। आगे का हर खर्चा मुझसे पूछकर होगा और तुम फिर कभी जुआ नहीं खेलोगे, वरना मैं पैसे देना बंद कर दूंगा। ये तो तुम्हारे खिलाफ है। लिंगो डोंग को गुस्सा आने वाला था। ड्राइवर ने अचानक घूमकर उसे गुस्से में देखा। लिंगो डोंग तुरंत डर गया। ठीक है, मैं साइन करता हूं, बस तुम मेरा कर्जा चुका दो। लिंगो डोंग ने बड़बड़ाते हुए कार में साइन कर दिए। उसने अपने दिमाग में सोचा, पहले कर्जा चुका दो, फिर मैं देख लूंगा। कौन सुनता है तुम्हारी हैरी बॉय? कार जल्दी से नीचे एक कम्युनिटी में रुक गई। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है ग्रोसरीज खरीदना और खाना बनाना। मैं एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने ये सेंटेंस बोला और स्टडी रूम में चला गया। 3 डेज की प्लानिंग के बाद जो ऑर्डर्स एचटीसी ग्रुप ने ब्लॉक किए थे वो पास हो गए। कुछ अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था, वहां सीक्रेट प्रोडक्शन शुरू हो गई। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी पुरानी लाइफ में सीखी हुई फाइनेंशियल नॉलेज यूज कर रहा हूं। अगर सूकिंग कंपनी के अकाउंट्स ठीक करती है तो मैं उन लूप होल्स को एक एक करके बंद कर दूंगा जो इनसाइडर्स ने खराब किए थे। पिछले कुछ दिनों से सूकिंग की आंखें मुझे ही देख रही हैं। पहले जो शक था वो अब हैरानी में बदल गया है। थोड़ा सा भरोसा भी बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि ये टीनेजर तो एक खजाना है। सिर्फ टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ही नहीं, ये तो लोगों का दिल दिमाग भी समझता है। मगर पेड़ शांत रहना चाहता है, पर हवा नहीं रुकती। एक वीक बाद लिन हाउ को जेल से भागने का मौका मिल गया। ली ज़ेंगहुआ बिजनेस ट्रिप पर गया था। श्याओ माई ब्यूटी सैलून गई थी क्योंकि उसका चेहरा खराब हो गया था। लिन हाउ इंजर्ड था। उसने श्याओ माई के 100 युआन चुरा लिए, गेंटिंग मैनर से भाग गया। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, लिन गोदोंग को ढूंढो, लिन त्यान को ढूंढो। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ली ज़ेंगहुआ इंसान नहीं है। उसे हर रात जबरदस्ती घुटनों पर बैठकर रूज याद करने पड़ते थे। अगर एक वर्ड भी गलत बोला तो उसे बी लिखना पड़ता था। उसे मीट खाना था। ली ज़ेंगहुआ ने कहा कि मीट से लोग खुश होते हैं, इसलिए उसे सिर्फ उबली हुई सब्जियां खिलाई। लिन हाउ अपनी पुरानी याद पर गया। पुरानी लाइफ में लिन गोदोंग उसे यहां पास के एक रेस्टोरेंट में लाया था। एक बड़े सी फूड रेस्टोरेंट के दरवाजे पर उसने 3 लोगों को देखा जो अंदर खाना खाने जा रहे थे। वो मेरा लिन गोदोंग है और जू किंग की कंपनी की आज सेलिब्रेशन पार्टी है क्योंकि उनकी मुसीबत खत्म हो गई है। उसने खास तौर पर लिन त्यान और उसके पापा को डिनर पर बुलाया। इस वक्त लिन हाउ की हालत बहुत बुरी थी और उसने मुझे देखा। मैंने एक फिट कैजुअल सूट पहना था। मैं एलिगेंट जू किंग के पीछे चल रहा था। हम दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। हम बिल्कुल असली माँ बेटे जैसे लग रहे थे। लिन गोदोंग ने एक नया टैंग आउटफिट पहना था। हालांकि वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, पर कम से कम साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था। लिन गोदोंग बोला, मैंने तो पहचाना ही नहीं। लिन हाउ ने यह देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? जलन और दुख उसके दिमाग में भर गए। वो भाग कर आया और मेरा कॉलर पकड़ लिया। चिल्लाया, लिन त्यान, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें पहले से पता था कि वो आदमी पागल है। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। मैंने अपने पागल भाई को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। उसे कॉलर पकड़ने दिया। मेरी आवाज ठंडी थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी। रोना है तो रो, पर खत्म करो। फिर लिन हाउ ने मेरा हाथ छोड़ा और जू किंग की तरफ देखा। वो अभी जू किंग को नहीं जानता था। उसे लगा शायद कोई अमीर औरत है जिसे लिन गोदोंग ने फंसा लिया है। ओके, तुम अभी डिवोर्स हुआ और एक अमीर औरत ढूंढ ली। ये औरत अंधी है जो तुम पर फिदा हो गई।
लिन हाओ ने जूकिंग की नाक के सामने उंगली दिखाकर डांटा, आंटी, इन बाप बेटे के चक्कर में मत आओ। ये गैम्बलिंग करते हैं और अब ये छोटे और गंदे लोग हैं। ये बस आपके पैसे लूटना चाहते हैं। इस बार लिनत्यान ने कुछ नहीं किया, लिन गोदोंग ने भी कुछ नहीं किया, पर जूकिंग ने किया। जूकिंग का चेहरा गुस्से से ठंडा हो गया और उसने लिन हाओ को देखा। क्या ये वही छोटा बेटा है जिसे तुम्हारी एक्स वाइफ ले गई थी? सच में इसके पास कोई तमीज नहीं है। उसने एक बहुत जोर का थप्पड़ मारा। लिन हाओ के मुंह से खून निकलने लगा। वो पूरा हिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानती हो मेरे पापा अब कौन है? वो ली जैंगवा है। मानो या ना मानो, मैं उनसे कहकर तुम्हें मरवा दूंगा। लिन हाओ ने गंदा सा चेहरा बनाया। उसने ली जैंगवा का नाम लिया जो काम नहीं आया। ली जैंगवा के नाम से जूकिंग की आंखों में नफरत आ गई। बिजनेस की वजह से वो जानती थी कि ली जैंगवा कैसा आदमी है, एक ऐसा नया अमीर जो लोगों के घर तोड़कर ऊपर आया है। श्याओ माई की प्राइवेट लाइफ तो और भी गंदी है। जूकिंग हंसी, अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और लिन हाओ के मुंह पर फेंका। वापस जाओ और ली जैंगवा को बोलो मैं जूकिंग हूं। अगर वो अपने कुत्ते का ध्यान नहीं रख सकता तो मुझे उसका घर तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि लिन हाओ को जूकिंग नहीं जानता था, पर उसने देखा कि वहां के गार्ड्स और वेटर्स कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और लिन गोदोंग का चेहरा देखकर समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। लिन हाओ ने लिन गोदोंग की तरफ देखा और इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है। ली जैंगवा ने मेरी मम्मी को मारा और मेरा ध्यान नहीं रखा। मैं वापस आना चाहता हूं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। लिन गोदोंग ने अपने बेटे को रोते हुए सुना। उसका दिल तुरंत पिघल गया। उसने देखा कि उसके बेटे को कितनी चोटें लगी हैं। उसने बहुत दुख सहा होगा। लिन गोदोंग आगे बढ़कर लिन हाओ को हक करने वाला था। मैंने लिन गोदोंग को देखकर मुंह खोला। क्या आप हमारी डील भूल गए? अभी आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो मैंने कमाया है। अगर आप इस एहसान फरामोश को वापस लाओगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। इसे खुद पालो। क्या होगा जब ली जैंगवा को पता चलेगा कि तुमने उसके बेटे को चुरा लिया है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी 2 टांगे काफी हैं तोड़ने के लिए? लिन गोदोंग के पैर पीछे हट गए। जिंदा रहने के लिए उसका सस्ता बाप वाला प्यार तुरंत खत्म हो गया। लिन गोदोंग ने अपने हाथ मले। उसने नजर चुरा ली। जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें चुना था तो अब उनकी ही सुनो। बेहतर होगा तुम वापस चले जाओ। लिन हाओ को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने यकीन नहीं किया। वो बाप जो उसकी हर बात मानता था अब पैसे और सुकून के लिए फुटबॉल की तरह लात मारती। उसने मुझे गुस्से से देखा। मैं आराम से अपने कफ्स ठीक कर रहा था। देखो, ये वही शॉर्टकट है जो तुमने चुना था। जूकिंग ने गुस्से से हाथ हिलाया। भागो यहां से। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आए, लिन हाओ को पकड़ा और बाहर खींचना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ो। लिनत्यान, लिन गोदोंग, तुम लोग चैन से नहीं मरोगे। मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। लिन हाओ की गालियां दूर जा रही थीं। रास्ते के लोग देख रहे थे। बॉक्स के अंदर का माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। लिन गोदोंग घबराया हुआ बैठा था। उसे लगा कि उसकी इज्जत चली गई। उसे अपने बेटे के लिए बुरा लग रहा था। उसने सर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। जूकिंग ने मजे से देखा। तुम्हें पता था वो आएगा? मैंने उन्हें चाय दी और कहा, मुझे नहीं पता था पर मैं जानता हूं कि लालची लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो फिर आएगा और अगली बार वो और पागल होकर आएगा। क्या तुम डर रहे हो? मैं हंसा। मैं डरता हूं कि कहीं वो ज्यादा पागल ना हो जाए। जब वो पागल होगा तभी श्याओ माई और ली जैंगवा टूट जाएंगे। 5 साल बाद क्यूशू टेक्नोलॉजी ग्रुप में एक लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला देगी। मैं आराम से स्टेज के बीच में गया। मैं अब क्यूशू टेक्नोलॉजी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बन चुका हूं। मुझे क्यूशू का प्रिंस माना जाता है। पिछले 5 सालों में न सिर्फ मैंने जूकिंग की कंपनी से दुश्मन खत्म किए, बल्कि अपनी पुरानी लाइफ की यादों से मोबाइल, इंटरनेट और एआई में सही जगह पैसे लगाए। क्यूशू टेक्नोलॉजी की वैल्यू 50 टाइम्स बढ़ गई है। जूकिंग चाइना की सबसे अमीर औरत बन गई है। आज का लिन गोदोंग, हालांकि उसके पास अभी भी कोई टैलेंट नहीं है, पर मेरे पापा होने के नाते बाहर लोग उन्हें लिन लाओ कहते हैं। वो बस घूमते हैं, चाय पीते हैं और पैसे खर्च करते हैं। उसी वक्त हाइचिंग के सबसे गंदे एरिया कॉलोन वॉल्ट सिटी के एक अंडरग्राउंड इंटरनेट कैफे में गंदा सा लिन हाओ वहां बैठा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये 5 साल उसके लिए नरक जैसे थे। ली जैंगवा ने उसे कभी इंसान नहीं समझा। पहले 2 साल तो सिर्फ मारपीट थी। बाद में जब ली जैंगवा का बिजनेस खराब हुआ तो उसने उसे पंचिंग बैग बना लिया। श्याओ माई ने खुद को बचाने के लिए उसे छोड़ दिया, बल्कि ली जैंगवा के साथ मिलकर उसे बुरा भला कहा। फिर वो स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने गैम्बलिंग के लिए पैसे चुराए थे। ली जैंगवा ने मौका देखकर उसे घर से निकाल दिया। सारे पैसे बंद कर दिए। श्याओ माई ने चोरी से उसे कुछ $1000 दिए थे। लिन हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। वो खिड़की से बाहर भागा। उन लोन शार्क्स ने कहा था, अगर आज रात पैसे नहीं दिए तो तेरा हाथ काट देंगे। लिन हाओ ने कांपते हाथों से फोन निकाला, एड्रेस बुक देखी। श्याओ माई ने उसे ब्लॉक कर दिया था। ली जैंगवा के पास जाना मतलब मौत। उसकी उंगली एक नंबर पर रुकी। वो नंबर ओल्ड थिंग के नाम से था। वो लिन गोदोंग था। पिछले कुछ सालों में उसने चोरी चोरी लिन गोदोंग से कांटेक्ट किया था। वो बूढ़ा नरम दिल का था।
हालांकि वो कहता था कि उसे परवाह नहीं है, पर हर बार जब लिन हाओ रोता था वो उसे पैसे भेज देता था। पर ये पैसे गैम्बलिंग के लिए थे। लिन हाओ ने दूर क्यूशू बिल्डिंग की लाइट्स देखी। उसके दिमाग में एक गंदा प्लान आया। अगर सीधे तरीके से काम नहीं बन रहा तो टेढ़े से बनेगा। उसने वो नंबर दबाया। अभी कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। उसने जोर से अपनी थाइस पर पिंच किया ताकि रोना आए। बचाओ मुझे, मैं मरने वाला हूं। फोन के दूसरी तरफ एक एंटीक शॉप थी। लिन गोदोंग चाय पी रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। टी पॉट गिरने ही वाला था। कैसा है? तुम्हें क्या हुआ? तुम कहां हो? अपने पापा की परेशान आवाज सुनकर लिन हाओ के चेहरे पर एक स्माइल आई। ओह बुढ़े, अब तो मैं फिर से यूज करूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो अपने बेटे को गंदा बनते हुए देखना। आखिरकार ये तुम्हारा बड़ा बेटा है। लिन टियन ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। एक पुरानी कपड़े की फैक्ट्री के एरिया में एक छोटी सी ब्लैक वोल्क्सवैगन कार फैक्ट्री के गेट पर रुकी। दरवाजे खुले। लिन गोदोंग ने एक ब्लैक अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी और अपने हाथों में एक भारी भरा लेदर बैग दबाया हुआ था। वो घबराहट में नीचे उतरा। उसने धीरे से हाउजी को आवाज लगाई। फिर वो अंदर वाले गोदाम की तरफ बढ़ा। 2 घंटे पहले उसे लिन हाओ का फोन आया था। लिन हाओ फोन पर बहुत जोर जोर से रो रहा था। क्यों? उसने कहा कि उसने कर्जा लिया है। यहां सब खा जाओ। अगर तुम 5 मिलियन लेकर मुझे छुड़ाने नहीं आए तो वो लोग मुझे मार देंगे। लिन गोदोंग बहुत डर गया था। उसने सू किंग को कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने चुपके से घर से कुछ कैश निकाला। उसने एक पुराना जेड पेंडेंट, कीमती पत्थर भी बैग में डाल लिया जो सू किंग ने उसे दिया था। लिन हाओ ने अकेले ही गोदाउन का जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा धकेल दिया। लिन हाओ जरूर एक टूटी हुई कुर्सी से बंधा होगा। लिन गोदोंग का दिल दुखने लगा। उसने अम्ब्रेला फेंक दी और भाग कर गया। उसे पकड़ लो। अंधेरे से 3 लोग बाहर आए और उन्हें पकड़ लिया। टैटू वाले आदमी जिनके पास लोहे के पाइप और खंजर थे। उनका लीडर स्कारफेस बड़े ड्रामा के साथ लिन गोदोंग को देखने लगा। ये उस बच्चे का अमीर बाप है। ये सच में काफी मोटा दिखता है। लिन गोदोंग इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। वो लगभग घुटनों पर बैठ गया। बड़े भाइयों, मेरी बात सुनो। मैं पैसे लाया हूं। मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। उसने कांपते हुए अपना बैग खोला जिसमें लाखों का कैश और वो जेड पेंडेंट था। ये 500 जीरो कैश है और ये जेड चिंग डायनेस्टी का है। इसकी कीमत करोड़ों में है। तुम हाउजी को जाने दो, ये सब तुम्हारा है। स्कारफेस पास आया, पेंडेंट उठाया और लाइट में देखा। सामान तो अच्छा है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने लिन गोदोंग के पेट पर लात मारी। लिन गोदोंग चिल्लाया और कीचड़ में गिर गया। लेकिन ये पैसा काफी नहीं है। स्कारफेस हंसा। हमने चेक किया है। तुम्हारा बेटा लिन टियन का भाई है। 5 मिलियन तो भिखारियों के लिए है। कम से कम 50 मिलियन चाहिए। लिन गोदोंग रोया। मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। उस वक्त लिन हाओ कुर्सी से बंधा हुआ था। अचानक उसने अपने मुंह से कपड़ा थूक दिया। उसके हाथ जो बंधे हुए थे वो भी आसानी से खुल गए। वो खड़ा हुआ और अपनी कलाइयां घुमाने लगा। उसके चेहरे पर अब कोई डर या दुख नहीं था। उसके चेहरे पर अब एक ऐसी बेरुखी थी जो लिन गोदोंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। लिन गोदोंग की आंखें फटी रह गईं। लिन हाओ लिन गोदोंग के पास गया और कीचड़ में पड़े अपने बाप को घूरने लगा। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे 5 मिलियन कैश चाहिए? तुम इस टूटे हुए पत्थर से किसे बेवकूफ बना रहे हो? लिन गोदोंग की आवाज कांप रही थी। तुम लोग एक ही टीम में हो। ऐसा नहीं हो सकता डैड। मैंने बहुत कर्जा ले लिया है। लिन हाओ नीचे झुका और पेंडेंट उठा लिया। लीजन हुआ। उस बूढ़े ने मुझे निकाल दिया। मां को मेरी चिंता नहीं है। मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तुम लिन टियन के बाप हो। तुम मेरे भी बाप हो। लिन टियन अच्छा खाना पीना कर रहा है, मैं क्यों नहीं खा सकता? मैं यहां तुम्हें बचाने आया हूं। लिन गोदोंग की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा अपना बाप हूं। तुम बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे कैसे फंसा सकते हो? लिन हाओ अचानक गुस्से में आ गया। उसने लिन गोदोंग का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर चिल्लाने लगा। अगर तुम मुझे सच में बेटा मानते तो तुम मुझे 5 साल पहले अपने साथ क्यों नहीं ले गए? तुमने मुझे उस गुफा में क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता है मैंने वो 5 साल कैसे बिताए? स्कारफेस परेशान हो गया। उसने अपना फोन निकाला। इस लिन टियन को फोन करो, उसे पैसे भेजो। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा। लिन हाओ हंसा और अपना हाथ बढ़ाया। क्यों ये? मुझे तलाशी लेने पर मजबूर मत करो। लिन गोदोंग ने अपने सामने खड़े उस बेटे को देखा जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहा था। उसका दिल टूट गया। उसने कांपते हुए अपना फोन निकाला। क्या? इसे लिन हाओ को मत दो, ये मेरे हाथ में है। श्याओ स्या को कॉल नहीं कर सकता, इसमें उसे शामिल नहीं कर सकते। इस पल उस डरपोक आदमी के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसे समझ आ गया कि लिन हाओ अब सुधर नहीं सकता। अगर लिन टियन को कॉल किया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये लिन टियन को बर्बाद कर देगा। ये सू किंग को भी बर्बाद कर देगा। घटिया बूढ़ा। लिन हाओ की आंखों में गुस्सा था। उसने अपना मुक्का उठाया ताकि लिन गोदोंग का सिर फोड़ दे।
तभी गोदाउन का बड़ा लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया। एक बहुत बड़ी ताकत ने उसे तोड़ दिया। 2 ब्लैक ऑफ रोड गाड़ियां किसी जंगली जानवर की तरह अंदर घुसीं। उनकी तेज लाइट्स ने पूरे गोदाउन को दिन जैसा रोशन कर दिया। लिन हाओ और गुंदे उस तेज लाइट से कुछ नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें ढक लीं। दरवाजे खुले। 10-12 लोग टैक्टिकल वेस्ट्स पहनकर बाहर निकले। वो प्रोफेशनल सिक्योरिटी वाले थे। उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में सबको पकड़ लिया। एक गुंदा जमीन पर रगड़ा गया। हड्डियों टूटने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। लिन हाओ को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसे जमीन पर पटक दिया गया। उसका चेहरा गंदे सीमेंट के फर्श पर रगड़ा जा रहा था। मैं एक ब्लैक अम्ब्रेला लेकर लाइट से बाहर आया। लिन गोदाउन के पास गया और अपने आदमियों को इशारा किया कि मेरे बाप को उठाएं। शाओ सेन। लिन गोदाउन ने अपने बड़े बेटे को ऐसे देखा जैसे कोई भगवान आया हो। फिर उसने जमीन पर पड़े अपने छोटे बेटे को देखा जो मरे हुए कुत्ते जैसा लग रहा था। वो शर्म के मारे सर नहीं उठा सका। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं लिन हाओ के पास गया। बॉडीगार्ड ने लिन हाओ के बाल पकड़े। उसे अपने भाई को देखने के लिए कहा गया। मैं हाउजी हूं। मुझसे गलती हो गई। मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। उन्होंने मुझे मजबूर किया। लिन हाओ ने जैसे ही मुझे देखा वो गिड़गिड़ाने लगा। तुम अपनी माँ का चेहरा देखो, मुझे छोड़ दो। इस बार मैंने अपनी पॉकेट से एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला और प्ले किया। इंटरनेट कैफे में लिन हाओ की आवाज आने लगी। अगर बूढ़े ने पैसे नहीं दिए तो अपने बेटे को दोष मत देना। लिन हाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। मैं बस अपने परिवार को बचा रहा हूं। लिन टियन ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे बड़ा खतरा परिवार के अंदर से आएगा। मैं लिन गुओदोंग की तरफ मुड़ा जो कांप रहा था। क्या तुम्हें साफ दिख रहा है? ये वही छोटा बेटा है जिसके लिए तुम तड़प रहे थे? लिन गुओदोंग ने अपना चेहरा छुपाया और रोने लगा। मैंने हाथ हिलाया। स्कारफेस को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। किडनैपिंग और धमकी देने के लिए वो 20 साल तक अंदर रहेगा। रही बात लिन हाओ की, तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजना बहुत सस्ता पड़ेगा। तुम्हें गैम्बलिंग पसंद है ना? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं तुम्हारे 5 मिलियन चुका दूंगा। मैं आज ही तुम्हें साउथ ईस्ट एशिया के एक गैम्बलिंग सेंटर भेज दूंगा। वहां कोई इंटरनेट नहीं है। वहां कोई आजादी नहीं है। वहां बस मेहनत है और पछता। जब तुम हमारे 5 मिलियन वापस कर दोगे तब सोचना कब आना है। मैं नहीं जाऊंगा। लिन हाओ चिल्लाया। मैं नहीं जा सकता। उसने उन जगहों के बारे में सुना था। वहां से कोई सही सलामत वापस नहीं आता। मुझे बचाओ। उसने पागलपन में लिन गुओदोंग से मदद मांगी। लेकिन इस बार लिन गुओदोंग ने अपनी पीठ फेर ली। उसने एक शब्द नहीं कहा। मैं खड़ा हुआ और ऑर्डर दिया। लिन हाओ के चिल्लाने की आवाज बारिश के शोर में दब गई। मैं गोडाउन के दरवाजे पर गया और बाहर गिरती थी। ये बाप बेटे का खेल आखिर खत्म हुआ। लिन गुओदोंग का दिल मर चुका था और लिन हाओ पूरी तरह खत्म हो गया। पीछे थे हो मिन, वो अमीर माँ और वो ली जेन हुआ। ली जेन हुआ के कंपनी के गलत कामों के पेपर्स चाइना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन को भेज दिए गए थे। मैंने अपने असिस्टेंट से धीरे से कहा, कल जब मार्केट खुले तो मैं इसका स्टॉक गिरते हुए देखना चाहता हूं। अगली सुबह ली रियल एस्टेट ग्रुप के ऑफिस में ली जेन हुआ परेशान था। उसे पता चल गया था। वो कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। वो ग्रीन लाइन नीचे गिर रही थी। आज ही सुबह कमीशन ने उसके अकाउंट्स चेक किए। फिर मीडिया में खबरें आने लगीं। रिश्वत लेने और घटिया बिल्डिंग बनाने के स्कैम्स बाहर आ गए। सबूत पक्के थे। उसने जो रिश्वत दी थी उसकी रिकॉर्डिंग्स की बाहर आ गईं। ये हमला बहुत खतरनाक था। ये किसी आम दुश्मन का काम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सालों से उस पर नजर रख रहा हो। उसने उसकी सारी कमजोरियां ढूंढ ली थीं और एक ही बार में खत्म कर दिया। मुझे पता है ये किसने किया। ली जेन हुआ अपनी सेक्रेटरी पर चिल्लाया। सेक्रेटरी हकबकाते हुए बोली, सर, ये मैसेज ओवरसीज सर्वर से आया है। हम पता नहीं लगा पा रहे। और लिन टियन, जो सू किंग के पीछे की ताकत है, एक ऐसा लड़का जिसे बिजनेस वर्ल्ड का बुचर कहा जाता है। ली जेन हुआ को अचानक 5 साल पहले की बात याद आ गई जब जाओ माई ने लिन हाओ को लाया था। उस वक्त कहे गए शब्द, लिन टियन वापस आएगा, वो बदला लेगा। उस वक्त उसे लगा था कि ये एक बच्चे की फालतू बात है। अब जब वो सोच रहा है तो डर के मारे उसकी ठंडक सिर तक पहुंच गई। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये तो पूरा खत्म करने का प्लान है। चेयरमैन, बैंक का फोन आया है कि उन्हें अपना 500 मिलियन का लोन 3 दिन में वापस चाहिए, वरना वो सब जब्त कर लेंगे। चेयरमैन, कंस्ट्रक्शन साइट पर पंगा हो गया है। सप्लायर कह रहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो बिल्डिंग से कूद जाएगा। बुरी खबरें हर तरफ से आ रही थीं। ली जेन हुआ अपनी चेयर पर ढेर हो गया। वो एक पल में 10 साल बूढ़ा दिखने लगा। सब खत्म हो गया। उसका बिजनेस एम्पायर उस जवान लड़के के हाथ में एक कागज के खिलौने जैसा कमजोर था। एनपीएम, एंडिंग मैन या बच्चा। मैं खाली कमरे में बैठी ठंडे खाने को देख रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। वो पिछले कुछ दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। फोन बंद है, वी चैट पर कोई रिप्लाई नहीं है। वो अंदर से डर गई थी। उसे लग रहा था कुछ गलत हुआ है। भले ही लिन हाओ एक बुरा लड़का था,
लेकिन आखिरकार वो उसका बेटा था। इस अमीर परिवार में वही उसका एकमात्र सहारा था। ली जांगहुआ अल्कोहल से फुल था और लड़खड़ा के चल रहा था। उसने जाओ माई के बाल पकड़े और उसको सोफा पर फेंक दिया। माई चिल्लाई, हाँ, मुझे उठने का टाइम भी नहीं मिला था। ली जांगहुआ ने अपनी बेल्ट निकाल ली थी। ये सब तुम्हारे पास से पैदा हुए अच्छे बेटे हैं। ली जांगहुआ ने उसको बुरी तरह गाली देते हुए पीटा। अगर तुम्हारे बड़े बेटे लिंटियान का भूत नहीं होता तो मेरी कंपनी कैसे डूबती? अगर तुम्हारा छोटा बेटा लिनहाओ एक वैम्पायर की तरह नहीं होता तो मेरी सारी कैश फ्लो खत्म नहीं होती। मेरे पास काम चलाने के लिए पैसे कैसे नहीं होते? ली जांगहुआ थक गया था। उसने एक पैर जाओमाई के पेट पर रखा, जोर जोर से सांस लेते हुए सोफा पर गिर गया। यहां से निकल जाओ, तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। मैं कल डिवोर्स फाइल करने वाला हूं। अपना सामान लेकर मेरे घर से निकल जाओ। ये घर अब कोर्ट सीज करने वाला है। माई को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने इतने साल तक अपना गुस्सा सिर्फ वेल्दी वाइफ के नाम के लिए पी रखा था। अगर डिवोर्स हो गया तो उसके पास क्या बचेगा? लिनहाओ का कोई पता नहीं था। वो खुद अब बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। उसके पास काम करने की ताकत भी नहीं थी। मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। एक दिन का कपल भी 100 दिन की काइंडनेस के बराबर होता है। माई भाग कर गई और ली जांगहुआ का पैर पकड़ लिया। ली जांगहुआ ने उसको लात मारकर दूर कर दिया। उसकी शराबी आंखों में एक गंदी मुस्कान थी। क्या तुमने मुझसे सिर्फ मेरे पैसों के लिए शादी नहीं की थी? अब मेरे पास पैसे नहीं है तो अब कैसा प्यार दिखा रही हो? ली जांगहुआ सो गया। माई कोने में दुबक गई। रोते रोते उसकी आंखें अखरोट की तरह सूज गई थीं। वो लिनहाओ को कॉल करना चाहती थी, पर उसका फोन अभी भी बंद था। मायूसी में उसने कॉफी टेबल पर रखी एक फाइनेंशियल मैगजीन उठाई। ये ली जांगहुआ ने सब्सक्राइब की थी। वैसे तो वो इसे देखने की जहमत नहीं करती थी, पर आज कवर पर एक जवान लड़के की फोटो ने उसका ध्यान मैग्नेट की तरह खींच लिया। वो लिन ट्यान था। टाइटल में लिखा था, क्यूशू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लिन ट्यान, एक पोस्ट 90s बिजनेस लीडर जिसकी वर्थ करोड़ों में है। माई ने कांपते हुए हाथों से मैगजीन खोली। इंटरव्यू में बताया गया था कि लिन ट्यान ने कैसे सू किंग के साथ मिलकर एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। वो 10 बिलियन से ज्यादा का मालिक था। उसे प्रोविंस के टॉप 10 आउटस्टैंडिंग यंग लोगों में चुना गया था। हर लाइन उसके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लग रही थी। माई खुद से बड़बड़ाने लगी। माई की आंखों में अचानक लालच चमक उठी। वो यहाँ ली जांगहुआ से कुत्ते की तरह पिट रही थी और गालियां खा रही थी। हजारों रुपयों के लिए भी उसे उसका मुंह देखना पड़ता था। और उसका बड़ा बेटा जिसे उसने छोड़ दिया था, वो इतना बड़ा बिलियनियर बन गया। मैं उसकी अपनी माँ हूँ। माई अचानक हंसने लगी। ये एक अजीब सी खुशी थी। खून तो पानी से गाढ़ा होता है। लीगल तरीके से वो लिंटियान की असली माँ है। लिंटियान अब इतना अमीर है, अगर वो अपनी उंगली से थोड़ा सा भी दे दे तो उसके खाने पीने की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। और भले ही लिंटियान पहले कम बोलता था, पर वो बहुत सॉफ्ट था। बस थोड़ा रो दूंगी, अपनी गलती मान लूंगी, बस हो जाएगा। वो पुरानी बात थी। वो उसे जरूर माफ कर देगा। ये सोचकर माई ने अपने शरीर का दर्द भुलाकर क्लोक रूम में अपने सबसे अच्छे कपड़े ढूंढने लगी। कल बेटा, मम्मी तुमसे मिलने आ रही है। अगली सुबह माई क्यूशू टेक्नोलॉजी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के फर्स्ट फ्लोर। मुझे अंदर जाने दो। मैं तुम्हारे मिस्टर लिन की असली माँ हूँ। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। माई वहां तमाशा कर रही थी और फ्रंट डेस्क की लड़की को धक्का दे रही थी। लॉबी में उसकी तीखी आवाज गूंज रही थी। मैडम, आप बिना अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं जा सकती और मिस्टर लिन की बोर्ड मीटिंग चल रही है। फ्रंट डेस्क वाली लड़की इतनी परेशान थी कि रोने वाली थी, पर क्योंकि सामने वाली लेडी मिस्टर लिन की मां होने का दावा कर रही थी, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने से डर रही थी। कैसा अपॉइंटमेंट? बेटा अपनी मां से मिलना चाहता है। लिंटियान, मेरे लिए बाहर आओ। तुम्हारा कोई ईमान नहीं है। अमीर हो गए तो मां को नहीं पहचानोगे। माई जमीन पर बैठ गई, अपने पैर पटकने लगी और रोने लगी। सब लोग आकर देखो। क्यूशू टेक्नोलॉजी का बड़ा बॉस लिंटियान अपनी असली मां को बाहर फेंक दिया और परवाह नहीं कर रहा। कितना बुरा बेटा है। आसपास के एम्प्लॉइज और कस्टमर्स बातें करने लगे और उंगली उठाने लगे। माई ने चोरी से भीड़ को देखा और अंदर ही अंदर खुश होने लगी। वो बस बात को बड़ा बनाना चाहती थी। लिंटियान एक सेलिब्रिटी है। उसे बदनामी से सबसे ज्यादा डर लगता होगा। जब बात फैल जाएगी तो लिंटियान को इज्जत बचाने के लिए उसे अपनाना ही पड़ेगा। उसी वक्त एक्सक्लूसिव एलिवेटर का दरवाजा खुला। एक ठंडी हवा पूरे हॉल में फैल गई। कौन तमाशा कर रहा है? सू किंग एक व्हाइट सूट पहने थी। वो हाई हील्स पहनकर बाहर आई। उसके पीछे कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही माई ने सू किंग को देखा, उसका गुस्सा भड़क गया। वो उठी और सू किंग की नाक के सामने उंगली दिखाकर बोली, ठीक है, तुम ही वो लोमड़ी हो। तुमने ही लिंटियान को भड़काया है कि वो मुझे ना पहचाने, है ना? सू किंग ने माई के पास जाकर उस पागल औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थोड़ी हमदर्दी और शांति थी। जाओ माई, वाइफ, तुम अभी भी ऐसे बिहेव कर रही हो।
जाओमाई सू किंग की पर्सनालिटी देखकर थोड़ा घबरा गई। क्या? लेकिन फिर वो फिर से चिल्लाने लगी। ज्यादा खुश मत हो, मैं लिनटियान की असली माँ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ वो मेरा बेटा है। मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो लिनटियान को मेरा खर्चा उठाना ही होगा, ये कानून कहता है। सू किंग के पीछे से एक शांत मर्दानी आवाज आई। हाथ में लंच बॉक्स लिए लिन गोदावरन धीरे से बाहर आया। लिन गोदावरन सू किंग के पास गया और लंच बॉक्स असिस्टेंट को दे दिया। फिर वो घूमा और जाओमाई को ठंडी नजरों से देखा। जाओमाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? जाओमाई अपनी बात पर अड़ी रही। लिन गोदावरन, तुम अब बड़े लोग बन गए हो, पुरानी बीवी मरे या जिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवोर्स अग्रीमेंट में साफ लिखा था कि लिनटियान मेरे पास रहेगा और लिनहाउ तुम्हारे पास। हम बाप बेटे मरे या जिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी दौलत से तुम्हारा माँ बेटे का कोई लेना देना नहीं होगा। क्या ये लाइन तुमने खुद नहीं कही थी? जाओमाई थोड़ी हिचकिचाई। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम गरीब थे। मेरे कर्जे देखो, उस वक्त तुम्हारा शरीर कमजोर था। लिन गोदावरन ने जाओमाई की तरफ उंगली दिखाई। उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसका एक एक शब्द दिल पर लग रहा था। तुम लिनहाउ को लेकर एक अमीर खानदान में खुशी से शादी करने चली गई थी। तुमने हम बाप बेटे को कचड़े की तरह फेंक दिया था। तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा? उस वक्त बेटा बीमार था, उसे बुखार था और दवाई के पैसे नहीं थे। तुम कहाँ थी? तुम ली जांगहुआ के साथ गोल्फ खेल रही थी। आसपास की भीड़ ने बू करना शुरू कर दिया। सबका ध्यान अब बदल गया था। लिन गोदावरन ने एक कदम आगे बढ़ाया। गुस्से में भरी जाओमाई पीछे हटने लगी। तुम्हारे प्यारे बेटे लिनहाउ ने कुछ दिन पहले मुझे किडनैप करके मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें ये पता है? जरूर पता होगा। तुम्हें तो बस अपने अमीर खानदान के मजे लेने से मतलब था। अब ली जांगहुआ का बुरा वक्त आ गया तो तुम्हारे पास खून चूसने के लिए कोई नहीं बचा। तो अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारा एक बड़ा बेटा भी है। कितनी बेशर्म है, भीड़ में से किसी ने कहा। जाओमाई पूरी तरह टूट गई और जमीन पर गिर गई। उसका मुंह बंद हो गया। लिन गोदावरन ने अपनी एक्स वाइफ को जमीन पर देखा। उसकी आंखों में जो थोड़ा बहुत पुराना रिश्ता बचा था वो भी खत्म हो गया। ओ लिन गोदावरन, तुम्हारा कोई ईमान नहीं है। माई अभी भी कोशिश कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड एक्सिक्यूर ने आराम से कहा, इस पागल औरत को बाहर फेंको, इसको ब्लैकलिस्ट कर दो। क्यूशू टेक्नोलॉजी के 500 मीटर के रेडियस में ये दिखनी नहीं चाहिए। 4 लंबे और ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड्स आगे आए और जाहमाई को मरे हुए कुत्ते की तरह उठा लिया। मुझे छोड़ो, मैं लिनटियान की माँ हूँ। लिनटियान बाहर आओ, तुम पर बिजली गिरेगी। माई की आवाज दूर होती गई जब तक उसे गेट से बाहर नहीं फेंक दिया गया। सेकंड फ्लोर की रेलिंग पर खड़े हुए, हाथ में ब्लैक कॉफी लिए, मैं नीचे का सब तमाशा शांति से देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये मेरे लिए एक ऐसी नौटंकी थी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर लिन, क्या मीडिया से डील करने की जरूरत है? पीछे से सेक्रेटरी ने कहा। नहीं, मैंने कॉफी की एक सिप ली। मेरे डैड का गुस्सा निकल गया, वही काफी है। मैंने गेट के बाहर की तरफ देखा, जहां वो कीचड़ में बैठकर रो रही थी। इस जिंदगी में मुझ लिनटियान के दिल में कोई शर्म नहीं है। मैंने दूसरों के लिए भी वही किया जो सही था। इस लंबी जिंदगी के लिए मैं तैयार हूं।